जो आज का हम लोग का टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप कॉलेज एग्जामिनेशंस में जा रहे हैं या फिर एज ए पब्लिक और एज ए इंडियन सिटीजन भी आपको ये जानना चाहिए जो कि है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि इसे बाकी देशों के संविधान से अलग बनाता है और ये क्या क्या ऐसी मतलब सुविधाएं जो है जो अपने पब्लिक को अपने सिटीजन्स को देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था जब 1946 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये याद रखना है, 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई थी हमारे संविधान को बनाने के लिए, तो उस समय हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो उनके सामने काफी बड़ी चुनौती थी कि एक इंडिया जैसा देश जहाँ की इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ पे हर थोड़ी देर में लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है, रिलीजन, इतने सारे रिलीजन है, सब कुछ चेंज हो जा रहा है। तो एक ऐसा संविधान बनाना जो कि इन सब को एक एक बना दे, ठीक है, जो कि इन सब पे जो हो जाए, ये इन सब के ऊपर लागू हो जाए, ऐसा संविधान बनाना काफी डिफिकल्ट काम था। तो इसे काम को करने के लिए जो फ्रेमर्स थे, जो फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने वर्ल्ड के वेरियस डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उनसे जो उनकी विशेषताएं थी उसको अपने अपने संविधान में उसको फिर लाया और उसको थोड़ा सा मोल्ड करके, मतलब जो स्ट्रिक्टली हमने कहीं से कुछ नहीं लिया, मतलब जो भी लिया उसमें थोड़ा सा फेर बदल करके सुटेबल कैसे ये इंडिया के सिटीजन्स के लिए सूटेबल है, हमने उस तरह से उसको जो है अपने संविधान के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। और आज जो है हमारा संविधान 1950 में जो कि लागू हुआ था वो आज तक भी 74 ईयर्स के अराउंड हो गए और आज भी ये बिल्कुल स्तंभ की तरह खड़ा है। तो इसका मेन रीजन यही है कि इसको बहुत ही सोच समझ के और बिल्कुल अच्छे से इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या वेरियस फीचर्स हैं। पहला है कि ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। अब इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो संविधान है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि ये बुक है, इसमें संविधान का बुक है, इसमें हमारे लॉज लिखे हुए हैं, तो ये आ जाएगा आपका रिटर्न। ठीक है, ये क्योंकि ये लिखा हुआ है कि ये संविधान का बुक है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जानते हैं कि वो कौन सा है, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरे टाइप का संविधान होता है अनरिटन। तो अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो किसी को याद है। कभी कभी ये लगता है कि अनरिटन का मतलब है कि वो किसी को याद होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बुक के अंदर सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये एक बुक है, ये एक बुक है, ये इसमें कुछ रूल्स हैं, इसमें कुछ रूल्स हैं, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, और ये सब मिल के जो है उस देश का संविधान बनता है। अब कहने को तो ये क्या अनरिटन है, क्योंकि ये एक ऐसा बुक नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है, ऐसी कोई किताब नहीं है, लेकिन ये भी काइंड ऑफ रिटर्न है, लेकिन क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चीज में नहीं लिखा हुआ इसीलिए हम लोग इसे अनरिटन कहते हैं। और इसका जो सबसे एग्जाम्पल है ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। जो यूनाइटेड किंगडम है वो उसके पास जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इंडिया के पास जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान जो कि 26 जन 1950 को जो कि लागू हुआ था। ठीक है, और ये तैयार कब हो गया था, तो ये याद रखना है 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, 26 नवंबर को। तो जो ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए हुआ था क्योंकि जो हमारा जो इंडिया है ये काफी बहुत डाइवर्स है। ये चाहे आप ज्योग्राफिकल एरिया ले लीजिए और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो जाए, कास्ट हो जाए या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाए, तो ये दिस इज वन ऑफ द डाइवर्स कंट्री इन इन एवरीथिंग। ठीक है, ये सब कुछ में बहुत डाइवर्स था। तो जो मतलब ये बहुत लेंदी काम था कि आखिर ऐसा संविधान कैसे बना है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल डिटेल में हम जब संविधान को पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट एरिया के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो उनके लिए किस तरह से एक अलग सा थोड़ा सा कानून बनाया गया। पहले जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग सा कानून था 370 का, जो कि एबॉलिश हो गया। इसी तरह से अलग अलग कानून अलग जगह जोग्राफिकल लोकेशन को लेके, फिर यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं तो उनके लिए किस तरह से बहुत सारे आर्टिकलों को, जैसे 29 हो गया, 30 हो गया, इन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि सब लोग अच्छे से रह सकें। तो इसीलिए ये लेंदी हुआ क्योंकि ये डिटेल फॉर्म में बनाया गया था। ठीक है, ये एक डिटेल फॉर्म में बिल्कुल बनाया गया था। फिर है डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो है वोटिंग, वोटिंग के द्वारा चुनी जाती है। और ये जो वोटिंग है ये किस चीज पे बेस होता है, ये होता है एज के बेस पे। ये ना तो मनी के बेस पे है, ना तो है कि आपके एजुकेशन पे, ये एज के बेसिस पे जो भी 18 साल से ऊपर के हैं वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, वो वोटिंग कर सकते हैं और उसी बेसिस पे जो है, चाहे आप सेंट्रल लेवल की बात करें, ठीक है, सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट लेवल की बात करें या फिर लोकल लेवल की भी बात करें। ठीक है, जो 93rd और 92nd अमेंडमेंट हुआ था जो पंचायती राज्य और म्यूनसिपैलिटी की बात करता है, तो चाहे उसका भी हो, वो सब कुछ किस चीज से पॉइंट हो रहे हैं, तो ये वोटिंग से। ठीक है, वोटिंग, वो भी 18 ईयर्स, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होता है। यहाँ पे फ्री एंड फेयर, अभी हम लोग का इलेक्शन होने वाले हैं तो यहाँ पे बिल्कुल 5 ईयर्स में फिक्स है कि भाई 5 ईयर्स में इलेक्शन कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ तक करा लिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे साथ ही एक देश आजाद हुआ था पाकिस्तान, वहां पे देखें तो आजादी के इतने सालों बाद भी आज तक कोई सरकार 5 साल जो है कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। तो ये हमें दिखाता है कि हम लोग, हमारा संविधान कितना
मतलब अच्छा है और कितने अच्छे से ये अभी तक काम कर रहा है, ठीक है। और जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था ये बिल्कुल उस पर खरा उतरा है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम हम लोग एक फॉलो करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि लोगों के हाथ में है। हर 5 साल में वोट मांगने आओगे, लोग को अगर आपका काम पसंद आया तो वो आपको फिर से इलेक्ट करेंगे, अदरवाइज दे विल चेंज दी गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड, इंडिया इज अ रिपब्लिक। अब यहाँ पे जो है काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। तो सीधा सीधा मतलब है, ये आप लोग, ये हमारे पहले प्रेसिडेंट और ये हमारी अभी की प्रेसिडेंट जो है, रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। अब जैसे इंग्लैंड है, ठीक है। अब इंग्लैंड कहने को तो लोग को लगेगा कि यार इंग्लैंड इतना मतलब समृद्ध देश है तो वो तो रिपब्लिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूके रिपब्लिक नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे मोनार्क है। वहां पे क्या है? मोनार्क है, ठीक है। और मोनार्क जहाँ पे है इसका मतलब है कि वहां पे वो इलेक्टेड नहीं है, वहाँ राजा रानी वाला सिस्टम चलता है। तो क्या है, वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, ही इज नॉट इलेक्टेड, ही इज नॉमिनेटेड। लेकिन इंडिया, इंडिया इज नॉट रूल्ड बाय मोनार्क, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन है? तो प्रेसिडेंट, ठीक है। हालांकि ये जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होता है, हम लोग डायरेक्टली आप नहीं देखेंगे कि हम लोग प्रेसिडेंट को वोट करने जा रहे हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली होता है। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी जो होते हैं, ये इलेक्टेड एमपी प्लस एमएलए इलेक्टेड, ठीक है। ये इलेक्टेड वाले जो होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं बल्कि इलेक्टेड, इनका फिर एक मतलब इसका एक फॉर्मूला आता है उसको करके, लेकिन बेसिकली एमपी एमएलए मिलके जो है प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लेकिन ये इलेक्शन से होता है, ये किसी नॉमिनेशन से नहीं होता है। दैट इज व्हाई इंडिया इज अ रिपब्लिक। फिर है यूनियन ऑफ स्टेट। जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सीधी बात करता है कि इंडिया, डेट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हम लोग काफी जगह ये देखेंगे कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्यों यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया था? इसका रीजन ये है कि जो यूनियन और फेडरल, फेडरेशन में क्या अंतर है। जो प्रॉपर फेडरेशन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? वहाँ पे काफी छोटे छोटा पहले स्टेट्स था, ठीक है, 13 स्टेट्स थे। वो सब मिलके एक एग्रीमेंट किए कि हम लोग को साथ आना है अपने सिक्योरिटी के लिए, सब कुछ, तो ये मिलके एक देश बना। तो यहाँ पे फेडरेशन में, ये जो फेडरेशन है, फेडरेशन में क्या हो रहा है, स्मॉल स्मॉल यूनिट साथ आके एक स्टेट बना रहे हैं। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि ये एक पहले से एक स्टेट है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से काम करने के लिए इसके अंदर ये छोटे छोटे स्टेट में इसको डिवाइड किया गया। मतलब पहले इसको याद रखना है कि ये पहले छोटा छोटा गोला था और उससे ये बड़ा सा गोला बना। लेकिन यूनियन में क्या है, ये पहले बड़ा गोला है और उसके अंदर ये छोटा छोटा, तो ये हो गया यूनियन, ठीक है। ये क्या हो गया, यूनियन। और इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें तो ये चाहे तो ये निकल जाएगा, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है। मतलब मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, ये हालांकि पॉसिबल नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर से कोई निकल जाए इतनी आसानी से, फॉर एग्जांपल, लेकिन ये चाहे तो निकल सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया से अगर कश्मीर चाहेगा तो वो निकल सकता है? तो इसका आंसर है नो भाई, कितना भी आंदोलन कर लो, कुछ कर लो, तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो, यहीं रहना पड़ेगा तुमको एट एनी कॉस्ट। तो इंडिया, डेट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये यूनियन ऑफ स्टेट है, स्टेट्स का यूनियन है ये, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके किस पार्ट में? ये है पार्ट थर्ड में, आर्टिकल नंबर 12 से 35, ये बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है, जो कि एक इंसान, भाई इंसान और जानवर दोनों में कुछ तो अंतर है। तो कुछ राइट्स, हालांकि आजकल तो ये भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एनिमल्स को भी काफी राइट्स आजकल मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ह्यूमंस में कुछ तो अंतर है, तो उनको कुछ ऐसे बेसिक राइट्स, जैसे राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी हो गया, या इक्वेलिटी का राइट है, या फिर राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है। तो ये सब वेरियस राइट्स यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट है। ये एक पहले 7 हुआ करता था एक, ठीक है। और एक राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है। राइट टू क्या था? प्रॉपर्टी था। लेकिन इसको बाद में जो है 44th अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया, जो कि 1978 में किया गया था, उससे इसको डिलीट कर दिया गया। तो अब हमारे पास इक्वेलिटी का राइट है, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एजुकेशनल राइट है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। तो ये हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं, जब फंडामेंटल राइट्स का डिटेल वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग सबको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। अब ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि ये तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, तुम ये आदमी हो, तुम्हारे पास जो है कोई भी मतलब अधिकार है कि तुम मेरे घर में रह सको, ठीक, घर में रह सको। तो जब तुम्हारे पास, लेकिन तुमको चाबी हम नहीं दिए, तो उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो उसी तरह से अगर हमारे राइट को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो फंडामेंटल राइट है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, और 226 के अंदर हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं इसके इन्फोर्समेंट के लिए। तो ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब क्या हुआ कि वी कुड डायरेक्ट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर दिस इन्फोर्समेंट। और ये जहाँ तक ड्यूटीज की बात है, तो ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जहाँ पे राइट्स आती है वहाँ ड्यूटीज तो रहती ही हैं। तो हमारे एज ए इंडियन सिटीजन हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, तो उस चीज़ को हमें मानना चाहिए। तो वो कहाँ पे इंकॉर्पोरेट किया गया? वो पार्ट 4A में इंकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये बहुत सिंपल है, क्योंकि जो हम लोग जो ब्रिटिश शासन के हम लोग अंडर लगभग 200 साल तक रहे थे, और वो लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ही फॉलो करते थे। तो डेट्स वाई हम लोगों ने भी, जब हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोग
पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही फॉलो किया था। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही होता है कि जो नॉमिनल हेड, दो हेड होते हैं, एक तो हो गया प्राइम मिनिस्टर जो कि रियल हेड होता है, और एक होते हैं प्रेसिडेंट जो कि कौन सा होता है, नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, नॉमिनल हेड होते हैं हमारे, प्रेसिडेंट होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जैसे कुछ जो एमपी होंगे वो जीत के जाएंगे तो वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर उनको मिनिस्ट्रीज वो सब दिया जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल किसको है, तो वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये याद रखना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटेन वॉज देयर इन आवर कंट्री एंड दे वर फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड दैट्स वाई जब हम लोग आजाद हुए तो ये हमारे लिए बहुत ईजी था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उस सेटअप में रह रहे थे, तो हम लोगों ने फिर उसको ही कंटिन्यू कर लिया। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है कि दो लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेंट्रल लेवल से काम नहीं होता है, यहाँ सेंट्रल है और उसके नीचे वेरियस स्टेट्स हैं। ठीक है, ये स्टेट्स इसके नीचे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है जब दो लेवल में जब डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि वही वही सेम रीजन है कि जोग्राफिकल, अब यहाँ पे एक हमारा मान लीजिए ये देश है, मैप तो अच्छा नहीं है, अब यहाँ पे कोई बैठा हुआ है और ये साउथ में, इनका लैंग्वेज अलग है, इनका सब कुछ रहने का खाने का सब कुछ अलग है, तो क्या है कि यहाँ पे बैठा आदमी इनका प्रॉब्लम को उस तरह से समझ पाएगा जिस तरह से कोई यहीं का व्यक्ति इस चीज को समझे, तो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने, सेंट्रल तो एक है, ये तो सेंट्रल एक गवर्नमेंट है, लेकिन हम लोगों ने इसको स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइड कर दिया ताकि वहाँ के लोग जो है वहाँ की पॉलिटिक्स को देखें और उस चीज़ को फिर उस तरह से एड्रेस करें। ठीक है, तो यही मेन हमारा जो रीजन था। ठीक है, और ये कॉसी फेडरल, केसी वेयर, ये क्वेश्चन आता है कि हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉसी फेडरल, तो ये केसी वेयर थे। ठीक है, ये याद रखना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये मतलब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूल ऑफ लॉ, मतलब अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए, इसमें कुछ कुछ लिख दिया, अब कोई है ही नहीं इसको प्रोटेक्ट करने वाला, तो इसका कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। तो इसीलिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इनको गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसको बोला जाता है, गार्डियन। गार्डियन इनको बनाया गया कि आपके अंडर में सब कुछ है, आपको रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी देखना है कि जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उस समय सब कुछ फ्री फेयर, अभी हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला देखा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए सब कुछ ये सब देख रही है कि हाँ मतलब कहीं अनप्रेसिडेंटेड एडवांटेज तो कोई नहीं ले रहा है, तो ये सब चीजें हैं, ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, ये आर्टिकल 50 जो है डीपीएसपी का, ये बात करता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दोनों सेपरेट हैं। ठीक है, दोनों आपस में नहीं है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में जा रही है या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, दोनों सेपरेट तौर पर दोनों अपना अपना काम करें अपने अपने स्फेयर में। हाँ, एक डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस भी हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है तो बिल्कुल उसके चीज पे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, या एग्जीक्यूटिव के किसी काम पे क्वेश्चन नहीं होगा। वो क्वेश्चन हो सकता है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद जुडिशियल रिव्यू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, और एक होते हैं इस पार्लियामेंट के पार्ट प्रेसिडेंट। कोई भी बिल दोनों जगह पास होगा, फिर प्रेसिडेंट का उसमें क्या होगा, साइन होगा, और वो बिल फिर जो है लॉ बन जाता है। तो अगर कुछ लोकसभा राज्यसभा ने मिलकर कुछ ऐसा लॉ पास कर दिया जो कि हमारे सपोज पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है उसके वायलेशन में है, तो उस चीज को कौन सुधार करेगा, तो जुडिशियल रिव्यू। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई लॉ बना है जो कि मतलब जो कि हमारे संविधान के विपरीत जाता है, जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेशन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो केशवानंद भारती केस में दिया गया था। ठीक है, याद रखना है, केशवानंद भारती केस में। ठीक है, केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का दिया गया था, अगर उसके वायलेशन में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस लॉ को क्या करे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, वो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीइंग द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टोटली empowered टू say that this law is not in accordance with the provisions of Indian Constitution, that's why it could not be implemented at any cost. ठीक है, तो thank you so much for watching this video, have a nice day.